गुप्ता पटेल समाज के इतिहास की बात करें तो कहाँ से शुरुआत? कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी लेडीज अगर कहीं खड़ी है तो हमारा लिबास गवाही देगा कि हमारी लेडीज जिस लक्ष्य को छू लेना चाहता था वो परिस्थितिजनक में वहां पहुंच नहीं पाया। मैंने रामायण पढ़ी, अपने दोस्तों के साथ बैठ के गीता को अच्छे से वाचन किया। बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ। तो इंदिरा जी जब वहां से रास्ते से निकली बैरिकेड्स के वहां से, तो उन्होंने खुद ने मेरे से पलट के ऐसे करके। देवास के एक बड़े नेता ने आपके पिताजी से आपको गोद लेने की इच्छा जाहिर की थी, और इसका हिस्सा भी तुम मत देना जमीन। लियाकत पटेल धार वालों को एक दिन पहले फोन आया कि 18-20 मिनट हाथ में हाथ और आंख में आंख डाल के राहुल जी से हमने बहुत अच्छी बात। उस दिन अगर दिल्ली रुक जाते या उस दिन रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता तो हो सकता है कि सियासत का सितारा चमक जाता। क्या रिजल्ट रहे थे उसके? तो मैं चुनाव हार गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रचार सभा के मंच पर मेरे को बुलवाया गया। आपने अभी तक कोई चुनाव नहीं जीता, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आज भी आपको गंभीरता से नहीं ले रहे? यार मेरे को पुनः गांव की जिंदगी दे दो यार। ऐसा नहीं होता तो नदिया के पार फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं होती। तो सराफे का चोरी उसकी बात मानता था कि पटेल की बात है मतलब पक्की बात। आज 5 लाख 10 लाख रुपए अगर चेल्लू में खर्च होते हैं और उस समय में इलाज में 2 लाख की जरूरत थी, कोई फिरका नहीं, कोई नंबर नहीं, सब एक नायता पटेल की बात। अगर वो किसान है तो संघर्ष ही करना है। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे मेहमान हैं जिनका नाम भी कमाल है और काम भी कमाल है। वेलकम टू द अफजल इकबाल शो। आज हमारे साथ हैं टोंक खुर्द से कमाल पटेल जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। आपके गांव के बारे में बताइए। जी, मेरा गांव, मेरा पैतृक गांव टोंक खुर्द है, जहां मेरा जन्म हो। टोंक खुर्द देवास जिले का एक आदर्श गांव है। जमींदारी के जमाने से लेकर ग्वालियर स्टेट की जमींदारी का वो ठिकाना गांव है। वर्तमान में नगर पंचायत है। स्कूल में आपका प्रदर्शन कैसा रहा? स्कूल में अच्छा प्रदर्शन रहा। स्कूल से पहले एक और स्कूल था मेरे जीवन में, जो मेरे मरहूम दादाजी दुर्गेश पटेल साहब, जिन्होंने बालकाल में मुझे पढ़ाया। मेरे मन मस्तिष्क में स्कूल क्या होता है मैं समझ भी नहीं पता उस जमाने में। उन्होंने मुझे हिंदी का बोध करवा दिया। बड़ी सम्मिश्रित छात्र जीवन की जो यादें हैं वो रही। कुछ को याद नहीं किया जा सकता और कुछ भूलने योग्य नहीं है। शिक्षा के प्रति एक बड़ी टीस मन में अंकित हो गई कि मैं जिस लक्ष्य को छू लेना चाहता था वो परिस्थितिजनक में वहां पहुंच नहीं पाया। कौन कौन है आपके खास मित्र? एक जीएल बामनिया है, सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, संजय त्रिपाठी हैं, प्रदीप परमार हैं, साबिर अहमद सिद्दीकी हैं, एक तमकीन भाई हैं, तमकीन अली, जो इंदौर में रहते हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है। तो आपको किताबों का भी बहुत शौक रहा है, उस बारे में कुछ बताइए। मैंने रामायण पढ़ी, अपने दोस्तों के साथ बैठ के गीता को अच्छे से वाचन किया। बाइबिल मैंने अपने सहपाठी मित्रों से पढ़ा सुना। और कमोबेश हिंदी साहित्य के जितने भी साहित्यकार हैं, शायद ही कोई ऐसा चर्चित साहित्यकार होगा जिसके जीवनी को मैंने नहीं पढ़ा। युवाओं को कौन सी किताब या उपन्यास पढ़ने का आप सलाह देंगे? हरिशंकर परसाई को पढ़ें, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें। आपके परिवार का क्या बैकग्राउंड रहा है? परिवार मूलतः कृषक परिवार, संपन्न और सक्षम किसान। मेरे तरदादा लल्ला पटेल, मेरे परदादा लाला पटेल, मेरे खुद के दादा दरवेश पटेल, मेरे पिताजी इसहाक पटेल मुबारक पटेल दादा, और मेरे पिताजी अच्छे किसान परिवार और संपन्न किसान परिवार के लोग। काफी बड़ी जमीन के जमींदार टोंक खुर्द में रहे हो। आपके मार्गदर्शक कौन रहे? दादा 5 या 6 साल की उम्र में उन्होंने मेरे को गोदी में बैठा के मनोज कुमार की पहचान फिल्म दिखाई थी। अच्छा। हम दोनों ही थे, वो और मैं। अब देखी बाद में तो मुझे इस बात का ज्ञात हुआ कि उन्होंने मुझे पहचान फिल्म में वो साथ ले गए थे। तो पहचान फिल्म क्या कहती है? पहचान फिल्म का बहुत ही अच्छा गीत है कि बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी रहे जिसमें आदमी बनकर। इस तरीके का गीत है। तो
दादाजी की गोद में बैठ के बचपन में सुना हुआ गीत जीवन को आज दर्शन देता है कि उनका क्या लॉजिक रहे होंगे कि मेरे को उस पिक्चर मूवी दिखाया। समय में थोड़ा आगे जाते हैं तो 1979 की बात है जब आप इंदिरा गांधी जी से मुलाकात हुई थी, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए वो मैं 7वीं 8वीं क्लास में था उस समय, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैठा। तो उस समय के जो जिला अध्यक्ष रहे भगवती प्रसाद मिश्रा, उन्होंने कहा कि बेटा तू भी चलेगा क्या? जी। मेरे पिताजी बोला किसको भी ले चलो दिल्ली। बस दिल्ली बैठ गए। जी। दिल्ली चला गया। 24 सफदरजंग रोड पे इंदिरा जी की सभा हुई 10-12 साल की उम्र में। अब वो बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि मैं उस दौर में इंदिरा जी से शेखंड करके आ गया, लेकिन उस समय तो कोई काउंट ही नहीं थी, कोई गणना ही नहीं थी। इंदिरा गांधी अपने बंगले से निकली तो सारे लोग रास्ते में खड़े थे, तो मैं इस सड़क के किनारे में सब लोगों के बीच में खड़ा था, क्योंकि उस समय मौजूदा भीड़ में सबसे छोटा मैं दिख रहा था। तो इंदिरा जी जब वहां से रास्ते से निकली बैरिकेड्स के वहां से, तो उन्होंने खुद ने मेरे से पलट के ऐसे करके, तो वो चीजें जो भी रही होंगी। देवास के एक बड़े नेता ने आपके पिताजी से आपको गोद लेने की इच्छा जाहिर की थी। हाँ। तो वो भाजपा के बहुत बड़े, हमारे डोंगला के बड़े नेता रहे, भीमराव सिंह राणा साहब नाम था उनका। जी जी। तो मेरे पिताजी से ने बातों बातों में बोला कि पटेल साहब इस बेटों को मेरे को गोद दे दो, जी। मैं इसको मेरा दत्तक पुत्र बना के भाजपा की राजनीति करवाऊंगा इससे, जी। और इसका हिस्सा भी तुम मत देना जमीन का। वो इस तरह की घटना थी। जी। भीमराव सिंह राणा साहब थे वो। आपकी मुलाकात राहुल गांधी जी से भी हुई है। हाँ, लियाकत पटेल धार वालों को एक दिन पहले फोन आया कि कल तुमको दिल्ली मेरे साथ चलना है। निजामुद्दीन से बोले रिजर्वेशन हो गया आपका, मेरे साथ चलना है। तो मैं जनरली जैसे उनके साथ बैठ के दिल्ली चले गए। दिल्ली चल के होटल चले गए। होटल तैयार होके तो राहुल गांधी जी के बंगले पे आ गए। तो मैं अकेले 300-400 लोगों की भीड़ में एकाग्रचित्त अपने राजनीति से मैं थोड़ा सा कट ऑफ हो गया था उस समय। ठीक है, बड़ी भीड़ है, दिल्ली तो घूम लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर वो अंदर चले गए राहुल जी के बंगले पे, वहां 300-400 लोगों की भीड़। राहुल जी आए, सामने प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया। तो किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई मेरे से कौन बात करेगा, तो किसी ने, एक व्यक्ति ने बताया कि राहुल जी आपको कमाल पटेल से बात करना है। राहुल जी और मैं आमने सामने 18-20 मिनट हाथ में हाथ और आंख में आंख डाल के राहुल जी से हमने बहुत अच्छी बातें, बढ़िया अच्छे से बात करी, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुना, बहुत इंस्पायर भी हुआ मेरे से, प्रभावित हुए। जी जी। क्या करते हो? कमल, उनकी खेती, किसान का बेटा हूं सब। हंसते हंसते बोला कि आप दिल्ली में शिफ्ट हो जाओ और यहाँ रहेंगे तो आपसे मेरे को हिंदी और भाषण भी सीखना है। जी। ये लियाकत भाई वगैरह सब साथी थे। मैं राहुल जी देखते हैं परिस्थितियां साथ देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आपके परिवार को समर्पित है। बस वो बातों चली गई। बिल्कुल शीर्षा सत्य की राहुल जी से बहुत बढ़िया बात हुई उस 2000 में। उसके बाद आप एक बार राहुल जी से मुलाकात के लिए दिल्ली गए थे, ना मिले, वापस आना पड़ा, फिर क्या किस्सा रहा? मैं 2 साल बाद फिर किसी अन्य काम से मैं दिल्ली गया था, किसी हॉस्पिटल से सिलसिले में। तो दिल्ली 2 दिन रहे हम। वो जीवन का बड़ा आज भी कचोटती है वो बातें और वो सफर। जो भाई ने सवाल किया कि मैं दिल्ली, उसी शाम को मेरा वापसी थी। आलोट और नागदा के बीच में ट्रेन चल रही है। निजामुद्दीन और राहुल जी के बंगले से फोन होता है कि 10:30 बजे राहुल जी आपको मिलेंगे। तो असहाय और बेसहारा और सफर ट्रेन का और नागदा आलोट के बीच में, तो बात गर्त में चली गई। उस दिन अगर दिल्ली रुक जाते या उस दिन रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता, हो सकता है कि सियासत का सितारा चमक जाता, बाकी जो ऊपर वाले को मंजूर था। आपने कभी किसी पद के लिए चुनाव लड़ा है? हाँ, वो टोंकुल नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए तत्कालीन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव जी ने मुझे वहां से कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था। भारत में निर्वाचन आयोग की वो पहली नगर पंचायत थी जहां ईवीएम से वोट। मैंने उसकी उपलब्धियों का अगर रेखांकन किया तो ये कि मैंने वो चुनाव लड़ा है जो पूरे देश की नगर परिषद में ईवीएम का उपयोग जिसमें हुआ, वो मेरी नगर पंचायत टोंकुर में रही थी। तो पूरा इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश डेलीगेशन दिल्ली के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के, तो वो एक त्योहार की तरह चुनाव रहा था जिसमें ईवीएम का प्रदर्शन पहली बार हो रहा था। तो वो चुनाव मैंने नगर पंचायत का
कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था 2012-13 तो क्या रिजल्ट रहे थे उसके? में। मैं चुनाव हार गया था, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी और भाजपा भी चुनाव हार गई थी, वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव जीत गया था। आपने पार्टी भी बदली है, तो पार्टी बदलने का डिसीजन दिल से लिया था या कैलकुलेशन से? दिल से। अपन जिसका अनुसरण कर रहे थे, जिसके पीछे अपन चल रहे थे, अपनों को लगा कि अरे आदमी मंजिल तक पहुंचने वाली बातें नहीं करता है, अपन बैक टू होम पलट गए। पलट के आए तो ठहर तो सकते नहीं थे, फिर अपनी बातों को आगे चलाना, उनने की आपकी बातों में दम है तो रुके क्यों, आगे बढ़ो। तो इस तरीके से वो एक परिवर्तन सा लगा कि मैंने कोई चेंज किया है। तो इस समय में भारतीय जनता पार्टी के दल से जुड़ा हूँ। बड़ी खुशकिस्मती रही कि मैं गत विधानसभा चुनाव के कैंपेनिंग के समय हमारे उस समय के सोनकच के प्रत्याशी जो आज के विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर साहब, उनकी विधानसभा प्रचार के समय में उनके साथ था। और ये मेरा सौभाग्य और मेरी खुशनसीबी रही कि प्रचार करते समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रचार सभा के मंच पर मेरे को बुलवाया गया। वो तो खुद आए थे, करीब 40,000-35,000 की जनता वहां पर थी। तो बस यही बात थी कि राजनीतिक मंच कितना विशाल और इतना दक्ष हो कि एक छोटा सा कार्यकर्ता अपनी बात खुले मन से बोल सके या अपने भाव पब्लिक तक या जनता तक पहुंचा सके। तो उसकी पहरेदारी मेरे को इस भारतीय जनता पार्टी के मंच पे मिली, मेरा मान सम्मान हुआ। और इससे बड़ा कुछ नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंच पर विराजमान होने के बाद मैंने वहां पर अपनी बात पब्लिक के बीच में रखी। तो ये चेंज सैद्धांतिक चेंज है। कभी ऐसा लगा कि ऐसा मौका आया कि आपको लगा कि पॉलिटिक्स त्याग दूं, और क्या वजह रही कि आप अभी तक बने हुए हैं? जिन चीजों से कुछ हासिल करने की मन में कोई बात हो कि यहाँ ये करके ये ले लेंगे, यहाँ ये करके ले लेंगे, ये करके ले लेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जहाँ पे वापसी की उम्मीद नहीं करना। अनावश्यक चीजों को जो फायदेमंद नहीं उनको हासिल करना जीवन का ध्येय भी नहीं होना चाहिए। जब एक चीज को सब चीज छूटना है तो किसी को इतना मजबूती से क्यों पकड़ो जो छोड़ने में तकलीफ हो। इतना आसानी से पकड़ो कि पकड़ने का आभास भी हो और छूट जाने का दुख भी नहीं हो, लगे कि है और गया तो खाली स्थान का एहसास भी नहीं हो। आपने अभी तक कोई चुनाव नहीं जीता, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आज भी आपको गंभीरता से? मैं अपने भाव अभिव्यक्ति, अपने विचार व्यक्त करने के लिए इन चीजों को मानता हूं कि ये चीजें क्षणिक होती है, जहां अपने आप को आदमी प्रस्तुत करता है। अब किसी का मानना नहीं मानना ये उसका दृष्टिकोण है, लेकिन अपन ने अपने भाव या अपने को वहां पर प्रस्तुत कर दिया, तो ये इसको मैं उपलब्धि मानता हूँ। आपको इतिहास में भी बहुत रुचि रही थी? हाँ, मेरा पसंदीदा विषय, फेवरेट। सरदार पटेल समाज के इतिहास की बात करें तो कहाँ से शुरुआत हुई? इकबाल साहब, जितना मैंने बुजुर्गों से सुना है और अपने उसमें पोथी वाले जिसको हम भाट कहते हैं, जी एक दो बार मैंने वो पोथी भी सुनी है उनकी, जो पढ़ते हैं वो। जी। एक चलन था कि किसी घर में कोई गमी हो जाती थी तो मैयत से 10वें के बीच में भाट को बुलाया जाता था ताकि वो उस चीज को रिमेम्बर करवाए। और उस समय मरने वाले परिवार, जो गमी होती थी जिस परिवार में, उसके परिवार के नए बच्चों के नाम उसमें ऐड हो जाए। एक चलन, एक दस्तूर था। मैंने एजुकेशन के रास्ते से जब नायता बिरादरी के बारे में जब सुना, समझा, पढ़ा, तो बताता है कि अरब एक नवायत मुल्क है, नवायत जी, नवायत नाम है। उलमाओं का ऐसा कहना है कि जिन्होंने तारीख इस्लाम में जो चीजें हैं कि हमारा पैदाइश जो वतन है नवायत है, हम नवायत से निकले, नवायत से नायता लकब मिला है हमें, और गुजरात से फिर मुख्तलिफ एरियो में पलायन। तो हमारी पोथी ये कहती है कि हम गुजरात से निकले हुए लोग हैं। कुछ गाड़ियों का भी जिक्र है, मैं उसके काउंट गणना करके नहीं बता सकता। बैलगाड़ियों से आना, फिर गाड़ियों के कयाम, जहाँ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है धार जिले से, फिर गाड़ियां वहां रुकी, फिर कुछ गाड़ियां बढ़ती चली गई, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां एक साथ थी। एक गांव में एक जमीन पे सबका गुजर बसर, उस समय भी उनका सोचिए था लॉजिक कि दूर दूर के इतराफ में चलें। तो गुजरात धार से कुछ पश्चिमी
पूरी पश्चिम निमाड़ में हम्म, आज भी बताते हैं कि वहाँ कुछ लोग हैं, हम्म, कोई रतलाम की तरफ, हम्म, कोई भोपाल की तरफ कुछ करेगा तो संभवतः गंदरपुरी आखिरी गांव है जी, और चीलूर इधर आखिरी हाँ। गांव है दार, और इधर मगजपुरा हम्म, दक्षिण में हम्म, और उत्तर में डोडिया मलवास, गंदरपुरी, चीलूर, मगजपुरा, डोडिया। अब इसमें अगर कोई शोध करे आज का बच्चा तो उस समय के सोच को ध्यान में रखे कि उस समय क्या सोचा होगा उन्होंने, हमारा पहनावा कैसा हो। तो जो हमारी लेडीजों का लिबास तय करा हाजी मरहूम भट्टा पटेल साहब ने, कितना महफूज, कितना पर्दादार, कितना चौक चौबंद और कितना पाबंद। एक तो कितना एंटिक कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी लेडीज अगर कहीं खड़ी है तो हमारा लिबास गवाही देगा कि हमारी लेडीज परिचय की मोहताज नहीं है। और महफूज भी कितना है, वो एक बच्चे को पूरी तरह से कड़कड़ाती ठंड में अपने लुगड़े में संभाल के रख सकती है और खुद को भी ठंडी भेजती है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। तो मरहूम भट्टा पटेल साहब ने एक नया आयाम दिया लिबास का। अगर हमें चलना है, एक चेंज आखिरी चेंज नहीं होता, एक परिवर्तन अंतिम परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन एक रास्ता है, एक चेन, एक सिस्टम है कि समय समय पे होते रहना चाहिए। ये हमारी हिस्ट्री। हम गांव गांव में जाके बसे और खेती को अपना जीवन आधार मान के खेती कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। और जो भी आयाम हमने कायम किए हैं खेती की बुनियाद पे की है। बुनियाद क्या है? जमीन। और मैं पिछले 10 साल से अपनी पूरी टीम के साथ यही बात अपनी बिरादरी के नौजवानों को कहता हूं कि तुम कितनी ही तेज रफ्तार से चलो, लेकिन उस रफ्तार को नजरअंदाज मत करना जिस चलो रफ्तार ने हमें इतनी बड़ी मिल्कियत के वारिस बना के यहाँ भेजा है, और वो है हमारी जमीन। इससे कटेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। जो फिजूल खर्च है उसको गलत तो सब बताते हैं, पर उसके उपाय के लिए कोई प्रैक्टिकल जो समाधान आप देना चाहे। क्या क्या नहीं करना है ये कम हो सकते हैं, तो क्या क्या करने की लिस्ट लंबी है या वो फहरिस्त ज्यादा है तो मत करो। क्या क्या नहीं करना है वो करो। भाई हम क्या क्या नहीं करेंगे इन पर गौर करते हैं। दिखावा नहीं करना, आर्थिक जोर आजमाइश नहीं करना, लड़का लड़की दोनों पक्षों में किसी तरह की अनबन पैदा हो ऐसे कोई काम नहीं करना, रिश्तों का सही तालमेल चले तो रिश्ते रिश्ते की बिहाव पे हो, लड़का लड़की की काबिलियत पे ही हो। दोनों को इनडायरेक्टली कोई सपोर्ट अगर है तो उसको शून्य करके रिश्ते करो। बड़े घर की बेटी है बड़े घर का बेटा, पॉसिबल नहीं, वो हमेशा बड़े घर के ही रहेंगे। रिच फैमिली की लड़की है रिच फैमिली का लड़का, पॉसिबल नहीं कि वो रहेंगे। खुले जहन का लड़का खुले जहन की लड़की, नाइता कल्चर को मानने वाली लड़की नाइता कल्चर को मानने वाला लड़का, ये बुनियादी आयाम है उसके। हम हमारी बिरादरी से कट ऑफ होकर कोई काम कर नहीं सकते। तो जिन लोगों के अंदर नाइता बिरादरी के सिद्धांत और मूल रूल जिनके अंदर जिंदा हो वो कहीं भी चले जाए वो नहीं टूटेंगे। युवा जो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, क्या वजह है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उन्हें? जो इसको संचालित करने वाले लोग हैं, ड्रग माफिया जिनको कहते हैं या तस्कर जो भी कहते हैं, विधान की भाषा में प्रवृत्ति बोल, वो लोग एक चक्रव्यूह बनाते हैं और चक्रव्यूह के मापदंडों को जो क्वालिफाई कर जाता है वो बच्चा उसमें कर क्या जाता है, वो जो तय करते हैं कि हमें ऐसा आदमी चाहिए। तो ये आपको समझना है कि आपका बेटा उसको क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा तो रोको। लेकिन ये जो भी चल रहा है एक जाल ट्रेप जो चल रही है, इसको जज करना परिवार के आदमी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसका बेटा कर क्या रहा, उसकी सारी गतिविधियों पे नजर रखना। गांव और छोटे कस्बे आज भी शहरों से 10 साल पीछे हैं, ऐसा क्यों? गांव पीछे है कि आगे है, ये शहर वालों से पूछो। अंधगति की विकास की रफ्तार से देखे तो गांव अपने आप में पिछड़ा महसूस करते हैं, लेकिन अफजल भाई जी, इस भ्रम को आज मैं तोड़ता हूं आपके चैनल पे जी, कि जो गांव की जिंदगी है जी, वो पहले भी आगे थी और आज भी आगे है। अब आप बताओ मैं
हम प्राकृतिक रूप से गांव में पैदा हुए और गांव के लोग हैं, लेकिन आज आदमी करोड़ों रुपए खर्च करके गांव वाला बनना चाहता है कि मैं गांव वाला बन जाऊं, जी क्योंकि वहां का सुख, वहां का चैन, वहां का वातावरण, वहां की आबो हवा, वहां का मोहब्बत, वहां का अपनापन, वहां का भाईचारा, वहां एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े होने की जो बातें हैं वो बड़े बड़े महानगरों से लुप्त हो गई है, खत्म हो गई। तो लोग जिसके अंदर संस्कार है वो घुटन से महसूस करके गांव की तरफ भागता है कि यार मेरे को पुनः गांव की जिंदगी दे दो यार, मैं घुट गया। तो विकास की रफ्तार से हम पीछे हैं, लेकिन रिश्तों और पुरातनी विरासत को संभालने में तो शहर से कई गुना आगे हैं गांव। अब ऐसा नहीं होता तो नदिया के पार फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं होती। सही है, सही जी। अच्छा, समाज पे बात करें तो हमारे समाज की क्या क्या खूबियां हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे? क्या कितनी खूबियां, निर्वाद, शर्मदार, नेता पटेल, मान सम्मान के पहरेदार, संस्कृति के धरोहर की मान रक्षा, अदब एहतराम के पुरोधा हम, स्वच्छ खान पीन के धनी हम, मिलावट एक परत की बात करने वाले हम, हमारी बातों में, हमारे पूर्वजों की बातों में छिलके नहीं होते, स्पष्ट बात होती थी। और वो भी हमारी संपदा, कुछ संपत्ति विचार की कि वो जो बात करते थे बात के पायाबंद, वो हमारी बातें स्टाम्प फेल है आज। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग अगर शहर में खड़े रह के किसी जोहरी या दुकान पे कहते थे कि फला दिन, तो सराफे का जोहरी उसकी बात मानता था कि पटेल की बात है, मतलब पक्की बात। भाई बगैर पढ़े लिखे, बगैर एजुकेशन में आए, संसार और संसार के रीति रिवाजों को इतने अच्छे से समझ के उसका निर्वहन करना कोई छोटी मोटी बात है? नेता पटेलों का ही दम है। हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बहन बेटियां कम पढ़ी होती थी, हमारी माँ बहन तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती थी। उसके बाद भी संसार के सारी रीति रिवाजों को, सारे संघर्षों को फेस कर लेना छोटी मोटी काबिलियत की बात नहीं, बड़ी काबिलियत जी। बहुत गुणवान है। तो बहुत सारी चीजें बातें बताई कि एक जरूरतमंद आदमी है, या वो ज़ईफ है, या बीमार है, या एक्सीडेंटल है, या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है और हॉस्पिटल में है और साल भर से एडमिट है, या उसको दवाई की जरूरत है, या बड़े इलाज की जरूरत है, या बड़े डॉक्टर के ओपिनियन की जरूरत है, उस समय तो समाज का कोई बंदा, समाज के कोई करीबी रिश्तेदार या कोई आदमी में खड़ा नहीं होता। लेकिन उसको दुनिया से रुखसत होने के बाद में इस बात के लिए जोर दिया जाता है कि ये काम होना ही चाहिए। तो हमारा मतलब है कि वहां जरूरत थी, वहां हो। आज 5 लाख 10 लाख रुपए अगर चेल्लू में खर्च होते हैं और उस समय वहां इलाज में 2 लाख की जरूरत थी, तो ये 5 लाख रुपए कहीं से भी खर्च हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। मैं इस बात का ये चैलेंज नहीं करता हूं कि वो मौत और जिंदगी, लेकिन हम इस बात पे गौर, अपन ने लोगों की ये बात बताई कि कठिन मुश्किल वक्त में सब एक नहीं है, जहाँ जरूरत हो वहां सब खड़े हो जाओ। तो लगता है कोई काम आसानी से कर रहे हैं तो लोगों को समझने के लिए चेल्लुम जरूरी नहीं है। पहले इनका अदब, इनका एहतराम, इनकी हिफाजत, दुनिया से जाने वालों का मान सम्मान, ज़ईफ अगर घर में बुजुर्ग है माँ बाप तो उनको देख रेख करना, समय पे उनको अच्छे से रखना, उनकी दुआएं लेना, वो तो जीते जी चेल्लुम है। आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ मरहूम यासिन पटेल मीठा साहब का, खजराना से जो थे। उन्होंने हाजी जाकिर पटेल पत्थर मुंडला वाला की एक बात, उनको किसी ने आके बताया कि हाजी जाकिर पटेल पत्थर मुंडला यंग लड़का है, बिजनेसमैन है। उस व्यक्ति ने वाली साहब के नाम से अगर 60 जोड़ियों का निकाह करवा सकता है तो फिर ये जात बिगड़ेगी कहां से? फिर ये जात सुधरेगी क्यों नहीं? फिर ये जात में क्या नहीं हो सकता? हम क्या नहीं कर सकते? हम कुछ भी कर सकते। अगर जाकिर हाजी ने ये काम कर दिया तो हम कुछ भी कर सकते। बस यासिन पटेल साहब की जेल में 5 पनपी, उन्होंने एक मजमा लगाया, एक बैठक बुलाई, सबके लोगों में ये बात करी और जाकिर भाई का जिक्र किया, ही जाकिर पटेल का, कि यार एक शख्स ऐसा कर सकता है तो हम तो 100 शख्स हैं, हम कितने जोड़े कर सकते हैं, हम कितनी शादियां कर सकते हैं, हम कितनी बड़ी बुराई से लड़ सकते हैं। वो यासीन पटेल साहब को अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला साला मुकाम दे। उन्होंने जो बिगुल बजाया उस चीज का, तो बैठक, चर्चा, खुले मंच पे बात, खजराना में तीसरे दिन बैठक, कोई फिरका नहीं, कोई नंबर नहीं, सब एक नायता पटेल की बात। इसमें कोई किसी दूसरे फिरके की कोई बात नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हर जिले में एक स्कूल बनाओ,
बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छे पढ़ाओ, उनको काबिल बनाओ और समय की रफ्तार के साथ उनको चलने की वो करो, प्रेरित करो उनको। ये बात यासीन मिर्जा साहब के जहन में ही। फिर यासीन मिर्जा साहब के साथ में जो भी लोग थे, एहसान कैप्टन है, हाजी गुल्लू पटेल है, अदर कागज उस दुनिया में नहीं है, हाजी दिलीप पटेल सुसंदी है, यूसुफ हाजी जी पत्थर मुंडला है, आपके वालिद साहब जाकिर पटेल है, लियाकत पटेल धार है, आसिफ पटेल उमरिया है, अंसार पटेल बिलोदा है, अलाउगज पटेल नरवल है, बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने, शरीफ पटेल जेतपुरा है, ये सब लोग हम इकट्ठे बनने के कि नहीं चलो करो काम शुरू कर दिया। किसान आज भी संघर्ष कर रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वास्तविकता में किसान मेहनत करता है, लेकिन बदलते परिवेश ने और व्यापारी और व्यवसायीकरण ने उसकी मेहनत को संरक्षण नहीं दिया, वो संघर्ष कर रहा है। वास्तविकता में किसान मेहनत करता है, और किसान ऐसी मेहनत करता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में गीता में गई थी, निष्काम कर्म योगी कहा था उन्होंने कि तू सिर्फ परिश्रम किए जा, फल की इच्छा मत करना जी। फल देने वाला कोई और है। किसान बलराम का उत्तराधिकारी और बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। इस धरा पे सबसे बड़े कृषक बलराम माना जाता है, और किसान लोग बलराम की पूजा करते हैं, और किसान उन्हीं का वंशज है। और किसान कभी भी निराश और हताश हो ही नहीं सकता। या तो उसने अपने आप का व्यापारीकरण कर लिया होगा, या उसने अपने आप का व्यवसायीकरण कर लिया होगा, या फिर उसने अपनी जिज्ञासाओं की लगाम निकाल ली होगी, या उसने अपने सोच को बेलगाम कर दिया होगा, तो वो पीड़ित होगा कहीं नहीं। ये तो कृषक तो बना ही मेहनत के लिए, संघर्ष के लिए जी। हमारे राष्ट्रीय गानों में किसान का संघर्ष है, हमारी आजादी में किसान का संघर्ष है जी। हमारी बाढ़, आपदा, सूखा, संघर्ष, ओलावृष्टि, बर्फबारी, जो भी विपदाएं प्राकृतिक होती है उसका सामना करता कौन है? जी। कौन करता है? किसान करता है। तो जो ईश्वर और प्राकृतिक विपदाओं से संघर्ष करने वाले का नाम किसान है। जी। अब व्यवसाय करने वाले लोग उसको कहते हैं कि पिछड़ रहा है, टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। कहां से? मैं नहीं मानता। अगर वो किसान है तो संघर्ष ही करना है, और संघर्ष ही करेगा वो। किसान इस धरा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जी। या मान लो पिस्टिन है। जी। जब भी इंजीनियर स्टार्ट होगा सबसे पहले हीट ही पिस्टिन को आई, और पिस्टिन अगर गर्मी को बर्दाश्त नहीं करेगा तो पूरा इंजन बेजान हो जाएगा। इस देश को संचालित करने में किसान की अहम भूमिका है। उसके बगैर सारे सपने अधूरे हैं, सारी तस्वीर बेरंग है, भूमि बेरंग है। आपके गांव टोक खुर्द में खेती से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक जमाने में टोंक, गंदरपुरी, मधुखेड़ी, पोलाई, जी। पूरी नायता बिरादरी समाज से कंपैरिजन करें तो हम सिंचाई में पिछड़े हुए लोग थे। असिंचित एरिया माना जाता था कि पानी का अभाव है वहाँ, और वाकई उस समय था भी सही। लेकिन माशाल्लाह मैं तो 30 साल मेरे को हो गए 97-98 से फुल टाइम खेती करते करते। अब इतनी कोई खेती के रास्ते में कोई बड़ी समस्या मैं नहीं मानता किसी को है। पानी अपने अपने रकबे के हिसाब से, खेती के हिसाब से सबके पास पर्याप्त पानी है, संसाधन है, और आवागमन के रास्ते हैं, बैंकिंग प्रणाली ठीक है जी। और बहुत सारी चीजें। साहूकार के चुंगल से किसान मुक्त है, अच्छी खेती करते हैं, जीवन शैली में सुधार है। सभी यूजर्स से मौजूदा गुजारिश करता हूं कि भाई अफजल और इकबाल साहब की ये जो पहल है, सामाजिक बुराइयों को दूर करना इनके शो का मकसद है। समाज के हितों की बात, तो समाज कोई भी हो, पर्टिकुलर नायता पटेल की बात नहीं कर रहे हैं, सामाजिक संगठन कोई भी हो, वो पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करके समाज हितों को मजबूत करे, ये इनका उद्देश्य और ये इनका मकसद है। और जो भी लोग यहाँ आते हैं वो उसी चीज को बल देते हैं कि सामाजिक संगठन को मजबूत कैसे किया जाए और सामाजिक कुरीतियों से बचा कैसे जाए, और ये छोटी छोटी बुराइयां जो है राष्ट्र हित में सिद्ध होती है आगे चलकर। मैं आप सभी से मौजूदा गुजारिश करता हूँ कि अफजल इकबाल शो की यूट्यूब पे जो भी साइट है और जो भी इनका सिस्टम है उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इनको प्रोत्साहित करें, इनको आगे बढ़ाएं,
और उम्मीद करें कि ये चिराग रोशन रहे और इनकी रोशनी पूरी बिरादरी में फैले